चलिए हम लोग अब तक एडिशन प्रिंसिपल समझ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ चुके हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख चुके हैं। और उसके बाद हम फैक्टोरियल नोटेशन समझ चुके हैं और उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वो है परम्यूटेशन। तो चलिए परम्यूटेशन देख लेते हैं क्या होता है। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर of number of objects taken some or all at a time. The number of distinct permutation of r distinct objects chosen from a given collection of n distinct objects. देखिए ये डिस्टिंक्ट शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है इस वक्त, यानी कि जो सारे के सारे अ, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो सारे डिस्टिंक्ट है, और हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो भी डिस्टिंक्ट ही करने हैं। n distinct object is denoted by npr, और ये इस तरह से लिखा जाता है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि ये है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं। जो बहुत ही पॉपुलर तरीका है लिखने का, और सारे जो भी हमारा ये कोर्स है पूरा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे npr। ये बहुत ही नॉर्मल तरीका है लिखने का, तो उसको इसी तरीके से लिखा जाता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये npr की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं। ठीक है, उनको r ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करना है। n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको आपस में अरेंज करना है। तो आप कितने वेज में कर सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये npr का फॉर्मूला है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, परम्यूटेशन, कुछ दो चार परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, और फिर कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं जहां पर हम लोग प्रैक्टिकली परम्यूटेशन का एप्लीकेशन करेंगे, है ना। तो चलिए 5p2 को निकाल देते हैं। देखिए 5p2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल, विच इज 5 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 × 4, और 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। उसी तरीके से 7p4 को निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 5 × 4 = 20, 20 × 6 120, 120 × 7 is 840। तो ये हो जाएगा 840। चलिए 6p5 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 5 फैक्टोरियल, विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो ये हो जाएगा 720। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं परम्यूटेशन को। अब मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको निकाल के दे देता हूँ। इस एग्जांपल जिस एग्जांपल को हम लोग देखने वाले हैं, उसको अगर मैं चाहूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग परम्यूटेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 में देखे थे। तो ये है 2 4 5 6 7। तो 2 4 5 6 7 को इसमें से 3 नंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो पहले तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कर लेते हैं।
तो मुझे सिलेक्ट कितने डिजिट करने हैं? 3 डिजिट सिलेक्ट करने हैं मुझे, राइट? तो 3 डिजिट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं? अब मेरे पास 5 डिजिट अवेलेबल है, तो पहले डिजिट के लिए मैं 5 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि अगर ये देखिए, इसको ये है 100 प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है यूनिट्स प्लेस। तो a digit at 100 place can be selected in 5 ways. फिर at tens place it can be selected in 4 ways, क्योंकि एक नंबर तो मैंने यूज कर लिया। And the number of digits that can be selected for units place would be 3. So it will be 5 into 4 into 3, which is 12, 12 into 5, 60। यानी कि 60 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो 3 डिजिट के होंगे और हम 2, 4, 5, 6, 7 से बना सकते हैं। और कंडीशन क्या है? जहां पर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, नो डिजिट इज रिपीटेड। अच्छा, चलिए इसको हम लोग परम्यूटेशन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, परम्यूटेशन में अगर आप इसको गौर से देखें तो इसेंशियली हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से मैं 3 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर रहा हूं। आप परम्यूटेशन का जो डेफिनेशन है वो एक बार फिर से पढ़िए। परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है? अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। The number of distinct permutations of r distinct objects chosen from a given collection of n object is denoted by npr। और npr की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास 5 डिजिट दिए हुए हैं और उनमें से मुझे 3 डिजिट को आपस में अरेंज करना है। तो कितने वेज में करा जा सकता है? वो करा जा सकता है 5p3 वेज में, है ना? तो 5p3 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ये, जो कि है 60। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हमने निकाल लिया। तो ये जो है ये मैंने परम्यूटेशन से भी निकाल लिया और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी निकाल लिया। तो अब जब एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें हम लोग को अरेंजमेंट्स करने हैं। और उसके लिए, और ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि आगे हम ये भी देखेंगे कि नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में जो हम लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बनाई है, उसमें हम लोग क्रिकेट जो है वो एक थीम जो है वो चलती रहती है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्रिकेट से मिलेंगे। तो यही एक क्रिकेट का एग्जाम्पल है। तो क्रिकेट के एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम परम्यूटेशन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वेज अ 14 मेंबर टीम स्क्वाड एंड अ कोच कैन बी अरेंज्ड। सॉरी, वो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो एंड है। एंड अ कोच बी अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ गिवन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? नो रिस्ट्रिक्शंस। पहला है नो रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, 14 लोग टीम में हैं, 14 लोग टीम में हैं, ठीक है। एक कोच है, तो टोटल 15 लोग हैं। अब हमें इन 15 लोगों को, सारे 15 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हम या तो 15 से कम या 15 लोगों को अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो इन 15 लोगों को आपस में अरेंज कितने वेज में करा जा सकता है? 15p15, which is nothing but 15 factorial upon 15 minus 15 factorial, विच इज नथिंग बट जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल, ध्यान दीजिएगा, वन होता है। ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये जीरो फैक्टोरियल है, वो उसकी वैल्यू होती है वन। तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 15 फैक्टोरियल वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कैप्टन ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशंस। अब 15 लोग हैं, है ना, 15 लोग हैं, जिनको आपस में एक फोटोग्राफ खिंचवानी है। उसमें से एक कैप्टन है, ठीक है। तो ये जो पोजीशंस है, मान लीजिए ये पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते ये आ जाएगी आठवीं पोजीशन, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और ऐसे करते करते 14, 15 ऐसे पोजीशंस पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बीच वाली जो पोजीशन है वो कैप्टन ने बैठना है। तो जो कैप्टन है उसको ऐसे ही यहीं पर ही बैठना है, ठीक है। तो कैप्टन की पोजीशन कितने वेज में सिलेक्ट करी जा सकती है? एक ही तरीके से। जो बाकी की 14 पोजीशंस हैं, है ना, मेरे पास 14 लोग हैं, और मुझे उन 14 लोगों को अरेंज करना है आपस में। तो मैं कितने वेज में कर सकता हूँ? ये हो जाएगा 14 फैक्ट, मतलब 14p14, क्योंकि मुझे 14 लोग हैं और मुझे उन 14 लोगों को अरेंज करना है, तो वो हो जाएगा 14p14। याद रखिए कि ये जब ऐसे होता है 14p14, 3p3, 4p4, तो वो हो जाता है, मतलब 3p3 है 3 फैक्टोरियल, 4p4 है 4 फैक्टोरियल, इसी तरीके से 14p14 है 14 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे पास 14p फैक्टोरियल हो गए उसको सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिट बिसाइड द कैप्टन इन द मिडल। अब क्या कहा जा रहा है कि जो आप बैठे हैं पोजीशंस, मान लीजिए 1, 2, 3, और ऐसे करते करते ये है 7, 8, 9, और ये है 14, और ये है 15। तो अब जो कैप्टन है वो भाई साहब तो यहीं पर बैठेंगे, लेकिन जो वाइस कैप्टन है और कोच है वो यहाँ बैठेंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो कितने वेज हैं कैप्टन को बिठाने के लिए? कैप्टन को बिठाने का एक ही तरीका है कि वो बीच में ही बैठेंगे, ठीक है। और जो कोच और वाइस कैप्टन है वो साइड में बैठेंगे। तो अब कोच यहाँ पर आ सकता है, वाइस कैप्टन यहाँ आ सकता है, या ये दोनों जो हैं वो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं। वाइस कैप्टन यहाँ आ जाए, कोच यहाँ आ जाए, है ना। तो ये पोजीशंस अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कोच और वाइस कैप्टन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? कैप्टन तो हमने समझ लिया, हम एक ही तरीका है हमारे पास उसको बिठाने का। कोच और वाइस कैप्टन जो है वो बैठ सकते हैं 2 वेज में। या तो ये कोच यहाँ आ जाए, वाइस कैप्टन यहाँ हो, या कोच यहाँ हो, वाइस कैप्टन यहाँ हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। और बाकी अब कितने लोग बच गए? 12 लोग बच गए। 12 लोग हैं और 12 पोजीशंस हैं, तो उनको अरेंज करा जा सकता है 12 वेज में। 12p12 इज नथिंग बट 12 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 into 12 फैक्टोरियल। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज लाइक 6 बैट्समैन एंड bowlers other than the captain sit one after the other, also all the condition in sub question C apply। तो यानी कि कहा जा रहा है कि आपकी जो 15 पोजीशंस है वो वैसी ही रहेंगी, 1, 2, 3, 4, और कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। ये आपकी आ गई, मान लीजिए ये 8th पोजीशन है, 7th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, और चलते चलते ये 14 और 15 पोजीशन आ जाएंगे, ठीक है। तो 8th पोजीशन पर कैप्टन बैठेंगे, उनके साथ में वाइस कैप्टन और कोच बैठेंगे, ठीक है। अब बाकी जो जगह है, पहल मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है, बाकी मतलब टोटल 12 लोग बचते हैं। तो उनमें से 12 में से 6 बैट्समैन है
और 6 बॉलर्स हैं, उनको वन आफ्टर दी अदर बिठाना है। माने या तो आप देखिए, या तो बैट्समैन हो, फिर बॉलर हो, फिर बैट्समैन, फिर बॉलर, और ऐसे करते करते लास्ट में हो जाए बैट्समैन और बॉलर। ठीक है, ऐसे ऐसी टाइप की अरेंजमेंट आपको बिठानी है। या तो उल्टा भी हो सकता है कि बॉलर, यहाँ पर बॉलर पहले आए बैठे, फिर बैट्समैन बैठे, फिर बॉलर बैठे, फिर बैट्समैन बैठे, और फिर एंड में मतलब यहाँ पर बॉलर और ये बैट्समैन। इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट, मतलब उन पोजीशंस पे। तो अब मान लीजिए कि इनको, जो कैप्टन है, कैप्टन को कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? कैप्टन को अरेंज करा जा सकता है सिर्फ एक ही वेज में, उसको मिडिल वाली पोजीशंस में ही बैठना है। जो वाइस कैप्टन है और कोच है, वो आपस में बैठ सकते हैं, मतलब उनके साथ ही बैठेंगे, उनके नेक्स्ट ही बैठेंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी वाइस कैप्टन लेफ्ट में हो और कोच राइट में हो, या वो अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ले। तो कोच एंड वाइस कैप्टन, उनके लिए कितने वेज हैं उनकी पोजीशंस के लिए? दो वेज हैं उन दोनों की पोजीशंस के लिए। अच्छा, बाकी बच गए बैट्समैन एंड बॉलर। तो देखिए, पहली जो कंडीशन है, अब इसमें देखिए हम लोग स्मार्टली क्या करेंगे कि एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? कि पहली कंडीशन है, ये है केस वन, और ये है केस टू। ठीक है, पहले केस वन को देख लेते हैं। केस वन में कैप्टन और वाइस कैप सॉरी कैप्टन, कोच और वाइस कैप्टन की पोजीशंस तय हो गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो बैट्समैन है, वो 6 बैट्समैन होंगे, राइट, और 6 बॉलर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो 6 बैट्समैन और 6 बॉलर हैं, उनको आपस में कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? देखिए, 6 बैट्समैन है और उनके लिए पोजीशन भी 6 ही है, तो वो कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? मतलब इट इज एज गुड एज सीइंग दैट इन हाउ मेनी वेज 6 objects can be arranged out of 6 objects, in how many ways can we arrange them? तो हो जाता है 6p6। तो 6p6 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल। और वैसे ही मैं कह सकता हूँ, जो 6 बॉलर है, उनको भी हम वैसे ही 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, राइट। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? ये हो जाएगा 1 into 2 into 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये केस वन हो गया। ठीक है, अब केस टू क्या होगा? केस टू को आप गौर से देखें तो वही सेम चीज है कि कैप्टन को बिठाने का एक ही तरीका है, वाइस कैप्टन और कोच को बिठाने के दो तरीके हैं। देर आर टू वेज टू अरेंज वाइस कैप्टन एंड कोच। एंड अब ये बॉलर्स है, अगेन बॉलर्स के लिए 6 प्लेसेस हैं, और वो 6 बॉलर हैं और उनके लिए 6 प्लेसेस हैं, तो उनको कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? 6p6, विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। और बैट्समैन के लिए भी वही हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये भी हो जाएगा 2 into 2 6 फैक्टोरियल। केस वन में मिले मुझे इतने केस या इतने वेज, केस टू में मिले मुझे इतने, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा? 2 into 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल, ये है केस वन। और केस टू है 2 into 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। तो दोनों को मैं कहूंगा तो ये हो जाएगा 1 into 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 फैक्टोरियल। सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 into 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने ये कैसे सॉल्व करा। तो इसमें हम लोगों ने
एडिशन प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि दो केसेस बनाए, केस वन और केस टू। केस वन में पहले बैट्समैन को बिठाया, फिर बॉलर को बिठाया, और ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग पोजीशंस में उनको बिठाया। केस टू में हमने क्या किया, पहले बॉलर को बिठाया और फिर बाद में गया। दोनों ही केसेस में कैप्टन जो है वो बीच में बैठा है, वाइस कैप्टन और कोच उसके बगल में बैठे हैं, तो वो उनकी पोजीशंस टू वेज में अरेंज करी जा सकती है। तो यानी कि टोटल हमने निकाल लिया 4 into 6 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम मैंने बनाया है, ये प्रॉब्लम मैंने इस हिसाब से बनाया है कि जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, वो आप एक या दो प्रॉब्लम समझ के, मतलब सारे बाकी जो भी 3.3 हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिसमें परम्यूटेशन लगता हो, वो आप कर सकें। चलिए, ये मैं रिमूव कर देता हूँ और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।